सो दिस वीडियो इज कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट। आई होप आपने पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखा होगा। आगे चलते हैं, इस चैप्टर में देखने की कोशिश करते हैं कि जमींदार और किसान और स्टेट का रिलेशन मुगलों के टाइम पीरियड में कैसा था। सो लेट्स टॉक विद दिस। अगर आपने वीडियो लेक्चर सीरीज पहला और दूसरा देखा है तो आपको समझ में आएगा कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने ये देखने की कोशिश करनी है कि असल में पूरा का पूरा जो गांव था, मुगलों के अंडर में तो सारी की सारी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन मुगल कभी भी टैक्स लेने के लिए डायरेक्टली जनता के पास नहीं जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में मुगल लोग करते क्या होंगे? मुगल्स पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेने के लिए कलेक्टर ऑफिसर जो होते थे उनको अपॉइंट करते होंगे, जिनको उनके उस टाइम पीरियड में अमीर गुजाल करके कुछ टाइटल होता था, या उनको उनके भाषा में, मुगलों की भाषा में ये कहा जाता था। लेकिन असल में टैक्स कलेक्टर ऑफिसर तो मुगलों का एजेंट होता था, लेकिन असल में समाज देखें या गांव के स्तर को देखें तो उस समय पे विलेज कम्युनिटी किस प्रकार की थी, उसकी झलकियां हमने, जो हमारे पास सबूत मिलते हैं, हमें उसमें देखने को मिलता है। तो असल में एनसीईआरटी क्या बताती है? एनसीईआरटी ये बताती है कि एग्रीरियन रिलेशन मुगल सोसाइटी में कैसा था। तो सबसे पहले हमें जानना है कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी कैसी होती थी। मतलब अगर गांव का पूरा, अगर हम सिनेरियो देखें तो पूरे गांव के अंदर 3 टाइप की घटक जो है, एक जो पूरा सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 कल्टीवेटर्स होते हैं, जो स्पेशली कष्टकार होते हैं, खेतों पे काम करने वाले लोग होते हैं। ये लोग खुद कष्ट भी हैं और फाई कष्ट भी हैं। दूसरी पंचायत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और तीसरा है विलेज का हेडमैन। ये पूरा का पूरा विलेज कम्युनिटी है। इनके 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं। नंबर 1 कल्टीवेटर्स, नंबर 2 आपका पंचायत, नंबर 3 विलेज हेडमैन। और विलेज के हेडमैन को मुकद्दम या मंडल के नाम से पुकारा जाता है। तो मुकद्दम और मंडल जो है ना, वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये बोला गया। एनसीईआरटी के ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आप एग्जाम की तैयारियां करते हैं तो वहाँ ये शब्द आपके लिए बड़े काम आएंगे। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कास्ट एंड रूरल मिल्यू, इट मीन्स दैट जाति और ग्रामीण के बीच में डिफरेंस क्या था। देखो, कास्ट का डिफरेंस शुरुआती समय से समाज में देखा गया है। समाज में भेदभाव शुरुआती समय से देखे गए हैं। इस हिसाब से ऐसा कहा जाता था कि पूरे के पूरे विलेज के अंदर कुछ डिस्पाइट ऑफ अबेंडेंस कल्टिवेटेड लैंड, सर्टेन कास्ट ग्रुप वर असाइंड मेनियल टास्क एंड दीज रिगार्डेड टू पॉवर्टी। देखो, पूरे के पूरे समाज के अंदर खुदकश किसान, फाइकश किसान तो थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसी जमीन जो अबेंडेड पड़ी हुई है, खराब पड़ी हुई है, प्रचुर मात्रा के बावजूद उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ जातियां भी ऐसी होती थी जिनका इस्तेमाल खराब होना, गरीब होने की वजह से उनको स्पेशल काम के टास्क के लिए सौंप दिया जाता था। प्रेजेंट टाइम पे इन लोगों को दलित का नाम दिया गया था, बाद में फिर एससी कोटे में इनको डाल दिया गया। लेकिन उस समय पे ऐसे लोग फाइकस्ट किसान ज़्यादा होते थे, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने के लिए बाहर जाते थे, और बेचारे ये लोग अपनी ज़मीनों पे तो रहते नहीं थे, इसलिए बाहर ही काम करने के लिए जाते थे। अब उसके बाद कुछ और भी कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हलाल खोर है, यानी कि मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जिनका काम मीट मच्छी को काटने का था। अगर वो मीट मच्छी काटती थी तो ऐसी सिचुएशन में इन हलाल खोरों को गांव की सीमाओं से बाहर रखा जाता था। तो इनको भी छोटी कास्ट का समझा जाता था, तो इनके साथ भी गांव के अंदर भेदभाव होता होगा। दूसरा सिमिलर मल्हाजाद वो होते थे जो नाव के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को लेके जाते होंगे, उन्हें मल्हाजाद बोलते थे। तो ये भी छोटी कास्ट होती थी। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी कम्युनिटी 16 और 17 सेंचुरी में थी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी, जैसे कि मेवाड़ के अंदर राजपूत लोग, जो अपने को किसान तो कहते थे, लेकिन जाट के लेवल का अपने आप की जो क्या कहते हैं औहदा था वो बना के रखते थे। और ऑफकोर्स इनको लोअर कास्ट का समझा जाता था, जाट लोगों को भी, लेकिन इनका हायरार्किकल सिस्टम ऐसा बना कि अपने आप को जाति व्यवस्था में आगे लेके चले गए। इसके बारे में रिकॉर्ड्स हमें ऑफकोर्स जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ कास्ट ऐसी थी जो लो कास्ट थी, लेकिन अपने कर्म की वजह से, अपनी व्यवस्थाओं की वजह से उनको अपर कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ कास्ट है अहीर, गुज्जर्स और मालिश करके कुछ है। तो इनके पास ना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कैटल्स होती थी, हॉर्टिकल्चर करते थे ये लोग, और रेयरिंग करते थे ये लोग। इसी वजह से ये लोग भरण पोषण के लिए, बागानी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते चले गए। और ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर हम देखें तो सदगोप्स है, और उसका केवात्स करके इनका नाम है, केवात्स जाति यहाँ पे लिखा हुआ है, देहाती और सदगोप्स और केवात्स है ना, केवात्स इनका नाम है। तो उस समय पे ये भी काफ़ी बड़ी पोजीशन इन्होंने अपने आप को फिशिंग की वजह से बहुत अच्छा बना लिया। तो ये छोटी कास्ट बड़ी कास्ट बनी, लेकिन ऑफ कोर्स पंचायत और विलेज हेडमैन का रोल रहेगा।
क्योंकि जाति व्यवस्था मुगलों के टाइम पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन दिखा रही है और हर चीज़ के लिए पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं होती थी और तुरंत ही इंसाफ नहीं मिलता था। तो ऐसे में विलेज पंचायत का, जाति पंचायत का, विलेज हेडमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो इस हिसाब से हमें ये जानना ज़रूरी है, विलेज की पंचायत है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की पंचायत है, जिसमें सारी कास्ट के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये एक तरीके से आप कह सकते हो हेट्रोजेनियस बॉडी है। कहने का मतलब इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने विषम निकाय, एक ऐसा निकाय जो ऑफकोर्स पंचायत को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के लोगों को एक तरीके से बताता है कि देखो समाज में अगर हमें बराबरी बनाए रखनी है, सभी लोगों को सम्मान देना है, तो ऑफकोर्स हमें देने की ज़रूरत है। और ऐसी कंडीशन में ओलिगार्ची बहुत चलती है। ओलिगार्ची का मतलब होता है समाज का वो वर्ग जो बहुत पैसे वाला है और बुजुर्ग है और समाज में उनको एक्सपीरियंस है, इसीलिए पंचायत व्यवस्था उस समय पे बनी होगी। तो पंचायत व्यवस्था में पंचायत के हेड को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। हेडमैन अपने ऑफिस में जब तक ओहदे पे बना रहता था, जब तक वो गांव के बुजुर्ग लोगों का सम्मान बनाए रखता था। पंचायत पूरी तरीके से कोशिश करती थी कि फंड हर एक व्यक्ति देता रहे और जो भी गांव के छोटे मोटे काम होते हैं वो किए जा सके बड़ी बारीकी से, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कुछ पंचायत के लोग ऐसे भी होते थे, जो पंचायत के विलेज के हेडमैन होते थे, वो पूरी तरीके से गांव के अकाउंटेंट को, पटवारी को कांटेक्ट करते रहते थे। वो पटवारी मुगलों का होता था, जैसे हम टैक्स एजेंट या कलेक्टर भी बोल सकते हैं, पटवारी नाम भी है। तो ये उनसे सेटिंग बना के रखता था और ऐसे में अगर मान लो कि पटवारी बोलता है कि इस गांव से इतना टैक्स आया है और उसने विलेज के हेडमैन के साथ सेटिंग बना ली और उसने पैसे तो दे दिए पर गांव में काम नहीं कराया, और मतलब समझ लो एक तरीके की सेटिंग हो गई कि उसने मुगलों से बोल दिया कि इस गांव से इतना फंड आया है, रियल में कितना फंड आया वो पटवारी और विलेज के हेडमैन को पता है। इस तरीके से इनके बीच में करप्शन भी हो जाता था। तो ये करप्शन एक तरीके से बता रखा है कि अगर कोई मंडल है, मतलब मंडल बोले तो कोई विलेज का हेडमैन है, तो किस तरीके से पटवारी के साथ मिलकर एक आरोप प्रत्यारोप का काम खेल सकता है और पैसे कमा सकता है। असल में पंचायत का काम क्या होता है, पंचायत का काम यही होता है गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड, कुछ गड्ढे खुदवाना, कुछ कैनल्स खुदवाना, ये सारे काम जो हैं कल्याणकारी काम वो पंचायत का हेड करेगा। जैसे में हमने पढ़ा कि शाह नहर शाहजहां के द्वारा खुदवाई गई, तो ऐसा तो नहीं था कि खुद वो खड़ा होके अपनी लेबर को लेके पहुंच गया और चलो खोदना चालू करो, और बेचारा दिन रात वहीं बैठ के बस नहर खोदते हुए देख रहा है लोगों को, ऐसा नहीं था। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो विलेज के हेडमैन को ही दिया जाएगा, पटवारी के थ्रू पैसा आएगा और यहाँ पे सेटिंग चलेगी, जो प्रेजेंट टाइम पे भी होती है। पंचायत का काम ये भी है कि अपने पास इतना फंड रखे कि अगर कोई नेचुरल क्लाइमिटीज हो गई, मतलब कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, फेमिनाइन आ गया, ड्रॉथ आ गया, तो उसके लिए भी पैसा बचा के रखे, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विलेज के हेडमैन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो जातीय सीमाओं को बनाए रखता है। मतलब एक कास्ट का व्यक्ति दूसरे कास्ट में डोमिनेंस ना दिखाए, शादी ना कर ले, है ना, उसके लड़की को या औरतों को छेड़ ना दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम विलेज का हेडमैन का होता है, जो आज की डेट में हमारे सीबीआई का, एफबीआई का, है ना, सीआईडी का रोल होता है, वो उस टाइम पे था। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि विलेज का हेडमैन इतना तगड़ा था ना, वो एक तरीके से पनिशमेंट भी दे सकता था अगर कोई बंदा एक जाति का दूसरी जाति के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो इवन वो समाज से निकाल भी सकता था। ये बहुत बड़ी बात है, समाज से निकालना, वो व्यवस्था उस टाइम पे बताओ दी गई थी कि इनकी फैमिली मेंबर का अगर कोई बंदा हो और वो एक तरीके से गलत काम कर रहा है, हमने पुरानी फिल्मों में देखा हुआ, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, उसको निकालने की परमिशन में विलेज के हेडमैन की होती है कि आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो इस गांव का व्यक्ति ना तो आपकी कोई मदद करेगा और ना ही आप उनसे कोई मदद लोगे, इतना तक पनिशमेंट तक अधिकार एक विलेज के हेडमैन का होता है। अब मेन बात ये होती है कि इनके बीच में ना, विलेज पंचायत में जाति, सब कास्ट और जाति के बीच में ना बड़ा पंगा फंसता है। कोशिश यही होती है कि हर कोई कोशिश करता है कि अपनी जाति के लोगों को ज्यादा महत्व दे, है ना। ऐसा होता नहीं, अब एक जाति और दूसरी जाति का झगड़ा होता है तो विलेज का हेडमैन जिस जाति से, वो तो कोशिश करेगा कि उस बंदे को ही बचाऊं मैं। लेकिन यहाँ पे छोटी जाति पंचायत भी होती थी। जाति पंचायत का मतलब होता है जैसे कि पूरे गांव की एक पंचायत है, पूरे गांव की, जिसमें सारी जातियां हैं, लेकिन हर एक जाति की अपनी भी पंचायत होती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अहीर की बात कर लेते हैं, यादव की बात कर लेते हैं, पाल की बात कर लेते हैं, राजपूत की बात कर लेते हैं। अगर किसी एक गाँव के अंदर रहते हैं तो उनकी पूरी की एक पंचायत होगी, लेकिन इनके अपने खुद की सब कास्ट की एक पंचायत होगी, जहाँ पे
ये अपने खुद के लीगल डिस्प्यूट की बात करेंगे जो मेन पंचायत में नहीं बात करी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्या कहते हैं कंप्लेंट्स जाति पंचायत के अंदर दी गई है, जिसमें महिलाओं ने बताया किस तरीके के उनके हस्बैंड जो है उन्हें परेशान करते हैं, दिक्कत में डालते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें ये हमने देखने की कोशिश करी थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फ्रेंड इन दिस वीडियो। आई होप आपको जाति पंचायत के बारे में कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो।